नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आया। आज लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का वक्त करीब आ गया है। आज के डेवलपमेंट देखिए और समझिए। आज एनएसए अजित डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साउथ ब्लॉक में एक्शन प्लान को फाइनल टचेस दिए। आज डिफेंस सेक्रेटरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी मीटिंग की और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया। आज भारत में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन लगाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तानी फौज के जनरल के कानों में सीटियां बजने लगी। आज भारत में ब्लैकआउट के रिहर्सल के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पाकिस्तान की हालत यह है कि फंड की कमी के कारण पाकिस्तान की एयरफोर्स जो वॉर एक्सरसाइज कर रही थी उसे बीच में खत्म करना पड़ा। फंड के लिए पाकिस्तान की सारी उम्मीदें 9 मई को होने वाली आईएमएफ की मीटिंग पर टिकी हैं और मोदी सरकार ने तय कर लिया कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले मुल्क को किसी तरह की मदद का भारत विरोध करेगा। इसका असर यह होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाली 7 अरब डॉलर की जो लोन की किस्त है वो रुक जाएगी। और एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद आज रूस और जापान ने भी कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी एक्शन लेंगे उसे वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी पानी पर रोक। भारत की तरफ से चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया और 10 घंटे में ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पहली बार पाकिस्तान को पानी और खून का फर्क नजर आया। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने से जब रोका गया उसका क्या असर हुआ, इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने के बाद पहली बार भारत से पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी सूखी दिखाई दी। आज सुबह सुबह अखनूर और रियासी इलाके के लोग जब घरों से बाहर निकले तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि चिनाब नदी का पानी सूख गया था। जिस नदी के तेज बहाव के कारण किनारे पर जाने में भी डर महसूस होता था, वो नदी सूखी थी। पत्थरों के बीच पोखरों में पानी दिखाई दे रहा था। वाटर फ्लो जीरो था। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में खबर फैल गई। लोग सूखी हुई चिनाब को देखने के लिए पहुंच गए। चिनाब पर हमारे 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। पहला सलाल डैम जो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में बना है। दूसरा बगलिहार डैम जो जम्मू के रामबन जिले में बना है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इन दोनों डैम्स के गेट स्लिट की सफाई के लिए बंद किए गए थे, इसलिए चिनाब का पानी बंद हो गया, फ्लो रुक गया। लेकिन यह बयान तो प्रशासनिक है। सच्चाई पूरी दुनिया समझती है, जानती है। सिर्फ 2 डैम्स के गेट बंद करके मोदी सरकार ने दिखा दिया कि बिना बम फेंके, बिना गोली चलाए, सिर्फ वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का क्या हाल किया जा सकता है। आमतौर पर चिनाब नदी में 25 फीट तक पानी रहता है, लेकिन सलाल डैम और बगलियार डैम के गेट बंद होने से चिनाब नदी में पानी बिल्कुल सूख गया। आसपास के गांव के लोग पैदल नदी पार करने लगे। सलाल डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 1987 में बनकर तैयार हुआ था। पाकिस्तान के विरोध के कारण बांध की ऊंचाई 40 फीट से घटाकर 30 फीट कर दी गई थी। सिल्ट मैनेजमेंट के लिए बनाए गए जो गेट हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। इस वजह से सलाल प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद 5 साल के भीतर भी उसमें इतनी सिल्ट जमा हो गई थी कि 690 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी वाला यह प्रोजेक्ट करीब आधी क्षमता से काम कर रहा था। पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर गेट बंद नहीं किए जा सकते थे, इसलिए भारत डैम की सिल्ट साफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने का ऐलान किया। अब सिल्ट के साफ करने, डैम के गेट बंद करने के लिए पाकिस्तान की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आज भारत ने सलाल डैम की सफाई की। चिनाब के आसपास के जिलों के लोग भी भारत सरकार के इरादे को समझ गए हैं। नदी का फ्लो रुकने के बाद आसपास के गांव वालों ने कहा, यह बढ़िया तरीका है,
अब पाकिस्तान को अकल आ जाएगी और पता चल जाएगा कि पानी और खून में क्या फर्क होता है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। सलार डैम के अलावा भारत ने कश्मीर के अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बगलिहार डैम के गेट भी बंद कर दिए हैं। इस गेट के डैम भी सिल्ट की सफाई के लिए बंद किए गए। बगलिहार प्रोजेक्ट पर काम 1992 में शुरू होना था, लेकिन पाकिस्तान के ऐतराज़ की वजह से 1999 में काम शुरू हो गया और डैम 2008 में बनकर तैयार हुआ। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 900 मेगावाट बिजली बनाने की है। बगलिहार डैम में 475 मिलियन क्यूसिक पानी रोकने की क्षमता है। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से भारत इस डैम की सफाई नहीं कर पा रहा था, जिससे बगलिहार पावर जनरेशन की यूनिट भी आधी क्षमता में काम कर रही थी। अब बांध की सफाई होने से यहाँ ज़्यादा पानी स्टोर हो सकेगा और ज़्यादा बिजली बन सकेगी। बगलिहार डैम के गेट बंद होने के बाद अखनूर में चिनाब नदी का फ्लो लगभग जीरो हो गया। लोग सूखी चिनाब को देखने के लिए पहुंचने लगे, सरकार के फैसले की तारीफ की और कहा कि वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक भी होनी चाहिए। आज दरिया चनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उनके साथ मुकाबला किया जाए, हमला किया जाए और हम जितनी भी जनता है परिवार के अंदर भी, क्या जम्मू के अंदर, हम आर्मी के साथ हैं। मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज किया जाए। भारत ने सलाल और बगलिहार डैम्स के गेट बंद किए तो उसका असर पाकिस्तान के सिंध सूबे तक दिखाई दिया। सिंधु में पिछले 10 दिन से पानी का फ्लो बहुत कम है, जिसके कारण नहरों में पानी कम हो गया है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कपास और गन्ने की फसलें पानी से सूखने लगी हैं। किसान परेशान हैं, लेकिन इसके चक्कर में पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई। इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के दहशतगर्द अब पाकिस्तान के किसानों के हमदर्द बनकर सड़कों पर उतर आए हैं। हाफिज सईद ने पाकिस्तान में मरकजी मुस्लिम लीग नाम से एक नई सियासी पार्टी बनाई है। आज इस पार्टी के लोगों ने लाहौर में हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद की लीडरशिप में किसान मार्च निकाला और भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तानियों को बचाने की कसम खाई। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को जेल से रिहा करने की मांग की और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हाफिज सईद और उसके लड़ाके पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर
भारत की सेना से लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के किसानों ने कहा उन्हें सिंचाई के लिए खून नहीं पानी चाहिए और अब उन्हें किसी सरकार पर नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से रहम की उम्मीद है। यहाँ पे मैंने देखा कि खेती के अंदर अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है दोस्तों, और जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बंजर हो गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक पशु के लिए घास भी नहीं है दोस्तों, पशु भूख मर रहे हैं। जानवर तो जानवर, इंसान भी गाइस, क्योंकि पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो हमने एक भाई न्यूज़ के अंदर सुना था कि इंडिया ने जो अपना एक डैम है, सलाल डैम, बिल्कुल बंद कर दिया है। ज़मीनें ऐसी बंजर पड़ी हैं, ये देखें गाइस, ये कंडीशन है। जो पानी का जो मसला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो ये देखें दोस्तों, ये मसला है। और इस तरफ आपको दिखाएंगे अभी जो भाई गन्ने की जो खेत लगी हुई है, गन्ने के खेती में देखेंगे तो पानी नहीं है, फसलें तबाह हो रही हैं, सूख रही हैं। बनी वनी है अभी बोले जाके अपनी, पानी वगैरह है नहीं पानी वानी की हालात ही नहीं है, क्या करें बस। अच्छा, हाँ ना, अभी ये फसल जो लगी है वो भी सूख रही हैं, सूख रही है, अभी क्या करें। अभी पानी मिलने का चांस है या नहीं है? बस है चांस, 15 दिन महीने पे आ जाएगा पानी। अच्छा, लगे हुए हो? दुआ है आपकी भाई। पानी है नहीं? नहीं, पानी नहीं। अभी फिर कैसे काम होगा पानी नहीं होने की वजह से? पानी इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कोशिश मतलब वही के वही है, पानी नहीं है ऐसे, पीने के लिए लोगों को नहीं मिलता है ऐसे भाई, जानवरों के लिए भी नहीं है। देखें भाई, और ये कपास भी लगा है, अभी पानी मिला है नहीं मिला है? पानी अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। भारत ने चेनाब पर बने दोनों बांध, बगलियार और सलाल के सभी गेटों को तो बंद कर ही दिया है। झेलम के पानी को भी रोकने की तैयारी की जा रही है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पीर पंजाल पहाड़ियों के बीच से निकलती है। झेलम पर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। पाकिस्तान इसका भी विरोध कर रहा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारत किशन गंगा नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक सकेगा। हालांकि अब नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, इसलिए अब किशन गंगा डैम पर काम तेजी से शुरू हो गया है। इसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और वुलर बैराज प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में जाने वाले पानी की वजह से ये वुलर लेक और झेलम का पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए ये पूरी जो वुलर लेक है ये सूख जाती है और इसकी वजह से स्थानीय लोग और आसपास के बांदीपुरा के आसपास के लोग या फिर झेलम जिस रास्ते पे जाती है वाटर लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड हो जाने से ये पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। लेकिन अब पहलगांव अटैक के बाद एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है और यहां से नेविगेशन प्रोजेक्ट के तौर पर स्थानीय लोगों के फायदे के लिए अब यहां पर जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो होंगी, साथ में जो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ से श्रीनगर तक का जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होगा। उसके अलावा ये जो झेलम का पानी सीधा पाकिस्तान जाता है वुलर लेक के साथ मिलकर, अब इसको रोक दिया जाएगा। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस कश्मीर को वो अपनी शाही रग, अपनी जुगुलर वेन बता रहा था, उसको भारत ने पानी रोककर सबसे कमजोर नस बना दिया है। पाकिस्तान के मंत्री अब बहाने बना रहे हैं कि भारत पानी रोक ही नहीं सकता, भारत ने पानी रोका तो उन्हीं की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि सिर्फ 10 घंटे के ट्रेलर के बाद भारत की तरफ से डैम्स के गेट खोल दिए गए, चेनाब में पानी का फ्लो शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जब ट्रेलर का असर इतना हो सकता है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। असल में सिंधु समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का करीब करीब पूरा पानी पाकिस्तान को मिलता था। ये तीनों नदियां पाकिस्तान की लाइफलाइन हैं। पाकिस्तान को 80% पीने का पानी इन्हीं 3 नदियों से मिलता है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 90% सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। लेकिन पानी पर 100% कंट्रोल भारत का है। अगर भारत ने सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रोका तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा। गेहूं, धान, कपास, सरसों जैसी फसलों की पैदावार नहीं हो सकेगी।
पाकिस्तान की जीडीपी में 25% हिस्सेदारी खेती की है। पाकिस्तान के 45% लोग कपास उद्योग में काम करते हैं। अब 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं मिला तो पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यूएन में अपील की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सिंधु समझौते के खिलाफ काम करता है या सिंध, झेलम और चिनाब पर कोई नया डैम बनाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग का ऐलान माना जाएगा और पाकिस्तान उन पर हमला करके ध्वस्त कर देगा। अब ये समझ लेते हैं कि सिर्फ 10 घंटे पानी रोकने से पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया। भारत ने जो बांध बनाए हैं उन्हें हमला करके डिस्ट्रॉय करने की धमकियां क्यों देने लगा। असल में भारत सिंधु समझौते के तहत आने वाला पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर स्ट्राइक किया उसके बाद रावलपिंडी ने कहा कि वहां पानी की जबरदस्त शॉर्टेज हो गई। अधिकारियों ने वहां के पानी के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि रावल लेक के रिजर्व में सिर्फ 3 महीने सर्वाइव करने का पानी बचा है। पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि रावलपिंडी की डेली वाटर डिमांड 50 मिलियन गैलन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 मिलियन गैलन पानी है और ये डेफिसिट बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट रो रहा है। चिनाब रिवर में पिछले 24 घंटे में बहुत कम पानी हो गया। जहां 87,000 क्यूसेक पानी होता था वो गिरकर 10,800 क्यूसेक पर आ गया और ये खतरे की निशानी है। अब पाकिस्तान को डर है कि भारत किशनगंगा डैम पर भी इसी तरह का एक्शन प्लान कर रहा है। इससे पाकिस्तान जाने वाला झेलम का पानी भी रुक जाएगा, पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नदियों का पानी रुका तो पाकिस्तान के हुक्मरान यूएन की तरफ भागे, लेकिन अगर भारत हमला करता है तो कहां जाएंगे, ये फिक्र पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज को सता रही है। पाकिस्तान के लोग मान चुके हैं कि भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान की फौज किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला बोल सकती है, लेकिन हमला कैसा होगा, किस तरफ से होगा, कब होगा, किस फॉर्म में होगा, ये किसी को पता नहीं। इसलिए पाकिस्तान में बहुत टेंशन है। आज पाकिस्तान ने अपनी अवामी असेंबली का खास इजलास स्पेशल सेशन बुलाया। नेशनल असेंबली के इस स्पेशल सेशन में सबसे पहले शहबाज सरकार के मंत्री आजम नज़ीर तारड़ ने भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसका सभी दलों ने सपोर्ट किया। और इसके बाद सबसे पहले नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन इमरान खान के पार्टी के नेता उमर अयूब खान ने कहा, भारत हमला करेगा ये तो तय है और यह भी तय है कि पाकिस्तान की कमजोर लीडरशिप भारत को जवाब नहीं दे पाएगी। अयूब खान ने कहा, भारत बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा, इसकी प्रैक्टिस भारत पिछले साल कर चुका है। भारत को टारगेट्स पता है, भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा ये पाकिस्तान की सरकार को भी नहीं मालूम। हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पर? अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत अगर हमला करेगा तो कैसे करेगा और पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होगा भी या नहीं।
उमर अयूब ने अवामी असेंबली में पाकिस्तान की माली हालत भी तफसील में बताई। कहा कि पाकिस्तान का कुल जीडीपी 350 अरब डॉलर है और पाकिस्तान के ऊपर 265 अरब डॉलर का कर्ज है। पाकिस्तान के पास कुल फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 10 अरब डॉलर का है। अगर IMF से कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाएगा। और ऐसे हालात में अगर जंग हो गई तो फौज के पास हथियार, गोला बारूद कहां से आएगा। उमर अयूब ने कहा कि फौज डरी हुई है, हुकूमत कमजोर है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, सिंध और पंजाब आपस में लड़ रहे हैं, POK में आज़ादी की तहरीक चल रही है। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत से जंग कैसे करेगा। उमर अयूब ने जैसे ही पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत बतानी शुरू की तो पाक टीवी में लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान की स्पीच को दिखाना बंद कर दिया। उनकी स्पीच को सेंसर कर दिया गया। उमर अयूब खान के बाद जब बिलावल की पार्टी के सांसद अब्दुल कादिर बोले तो उन्होंने उमर अयूब की तकरीर के उन हिस्सों को दोहराया और कहा मुश्किल वक्त में ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे हालात में फौज और आवाम का हौसला बढ़ाना चाहिए। अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फौजी है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। अगर भारत ने नदियों का पानी रोका तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन दबाने में वक्त नहीं लगाएगा। जो तकरीर हुई मैं समझता हूं कि उस पे पूरे इंडिया में बड़ी तारीफ होगी, क्योंकि इसमें आपने सारी पाकिस्तान की जो है ना वो राज बताए हैं, पाकिस्तान की सारी कमजोरियां आपने गिनवाई और आपने ये भी कहा कि पैसे नहीं है आपके पास जंग लड़ने के लिए। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है जंग लड़ने के लिए। आप इसमें यह भी कहते रहे कि किस किस मकाम पर आप वनरेबल पोजीशन में हैं कि इंडिया आओ हमें यहां अटैक करो। अब आखिर में अगर आप बात कहें कि जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं मोदी को, ये सब कुछ कहने के बाद कि जी बलूचिस्तान में ये है, KP में ये है, पैसे नहीं है, हमें एश्योरेंस दी जाए, सबमरीन ये है, जहाज ये है, पानी ये है, खुदा के वास्ते कभी तो कोई अकल से काम ले। आज आपके मुल्क की सलामती दांव पे है, जिम्मेदारी से काम और जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, मोदी मिसकैलकुलेट ना करना। अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान की फौज लाखों में है, मैं अल्फन कह सकता हूं कि इस 25 करोड़ आवाम का जज्बा जो हम देख रहे हैं, अगर हमारे बूढ़े खवातीन बच्चे भी निकाल दो, 5 करोड़ 10 करोड़ निकाल दो, तो फिर भी 15 से 20 करोड़ की ये फौज है और दुनिया में किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी फौज नहीं है जो जज्बा शहादत से सरशार हो। नहीं है किसी के पास इतनी बड़ी फौज। आज आपको ये बात करने की जरूरत है। इसको उठा लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको मार रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, ये कोई बात करने की है? किसी वहम में ना रहना और याद रखो कि कुछ चीजों पर हम बड़े सेंसिटिव हैं और उनमें से एक इंडस रिवर है। ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर दबाने में। बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि सब डरे हुए हैं, बात बात में न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद कैसर अहमद शेख ने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। पाकिस्तान की फौज इंडियन आर्मी का मुकाबला कर पाने की हैसियत में नहीं है। भारत की ताकत तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। कैसर शेख ने कहा कि चिनाब का पानी पाकिस्तान में आना बंद हो गया है, इससे मुल्क की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। क्या किया जनाब स्पीकर? हमने ये किया, हमारी अपनी पार्टियां 2017 में जनाब स्पीकर मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि हमारा डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस बजट 40 अरब डॉलर था।
हमने अपना बजट घटाते घटाते खुद अपने तौर पे हम पॉलिटिशियंस ने और हम लोगों ने अपना बजट घटा के 10 अरब डॉलर से पिछले बजट में 8 अरब डॉलर कर दिया। 8.5 अरब डॉलर का बजट है। और इंडिया ने अपना बजट जो 2017 में 4 गुना था, आज उन्होंने अपना बजट बढ़ाते बढ़ाते 83 बिलियन कर दिया। अब हमसे वो 10 गुना बड़ा बजट उनका डिफेंस बजट है। कोई शक नहीं कि ईमान का जो हमारे यहाँ है, जो जज्बा है, जो हम मुसलमान बिलीव करते हैं जहाद पे, लेकिन उसके साथ साथ कुरान ने भी ये कहा है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, अपने असला को तैयार रखो। हम क्या वजह है कि हमें समझ ही नहीं आई कि इतना बड़ा हमारा जलील दुश्मन जिसने हर वक्त मक्कारी की है और आज बगैर किसी वजह के आज जो इसने इंडस वाटर बेसन का किया है। चनियाब दरिया मेरे शहर से गुजरता है। 2 दरिया पाकिस्तान के पास रह गए, एक दरियाए सिंध और एक दरियाए चनाब। आज ही चनाब का पानी किसी हद तक, बहुत हद तक उन्होंने कम कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हमें डिसाइड करना है। इस वक्त भी हम बैठ के अपने तौर पे मुतहद नहीं हैं। अब एक और बड़ी बात आपको बताता हूं। पाकिस्तान के नेता, वहां के फौजी भारत में मुसलमानों पर जुल्म की झूठी कहानियां सुनाकर अपने आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को मजहब से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग, वहाँ के मौलाना पाकिस्तान को कैसे आईना दिखा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम ने नमाज के बाद खुतबे में कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा महफूज हैं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, फला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग समझने लगे हैं कि मसला आतंकवाद का है, दहशतगर्दी का है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पहलगाम हमले की दरिंदगी को इस्लाम का नाम लेकर छुपाना चाहता है और पाकिस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बार छोड़ेंगे नहीं और पाकिस्तान की वो कुव्वत नहीं कि हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास जंग के लिए साजो सामान तो दूर, आवाम को देने के लिए रोटी तक नहीं है। पाकिस्तान को अगर IMF से भीख नहीं मिली तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और इस बार भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि IMF से पाकिस्तान को कोई मदद न मिल पाए। इसीलिए भारत ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KV सुब्रमण्यम को कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही हटा दिया था। असल में 9 मई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को IMF के कर्ज की नई किस्त देने की मंजूरी दी जानी है। इसमें भारत का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और भारत ने क्लियर कर दिया कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को IMF से किसी तरह का कर्ज नहीं दिया जाना चाहिए। IMF की मीटिंग से पहले भारत ने KV सुब्रमण्यम की जगह परमेश्वरन अय्यर को IMF में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। परमेश्वरन अय्यर वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 9 मई को IMF की मीटिंग पाकिस्तान को लोन देने पर होगी। इसमें वोटिंग होगी तो भारत की तरफ से परमेश्वरन अय्यर वोट डालेंगे। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज मिल गया है कि पाकिस्तान को अब IMF से लोन मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान की सरकार फिलहाल कर्ज के जुगाड़ में लगी है। दूसरी तरफ हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। एक और अच्छी खबर आई, आज इंडियन नेवी ने
एक नई मरीन माइन का सफल परीक्षण किया। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन नाम की इस नई बारूदी सुरंग को डीआरडीओ ने बनाया है। इस नई बारूदी सुरंग के वैलिडेशन ट्रायल को नेवी और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया और बहुत जल्द इस माइन को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। इससे दुश्मन के जंगी जहाज और पनडुब्बियों को भारत के समुद्री तट के पास आने से रोकने में मदद मिलेगी। और वैसे तो पाकिस्तान की हालत रिटेलिएट करने की नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसकी तैयारी भी की जा रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर में कल रात ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। फिरोजपुर में बड़ा आर्मी बेस है, इसलिए फिरोजपुर कैंट इलाके में सेना ने रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ब्लैकआउट किया। इस दौरान फिरोजपुर कैंट में पूरी तरह अंधेरा छाया रहा। लोगों को इन्वर्टर और जनरेटर न चलाने की हिदायत पहले से दे दी गई थी। आधे घंटे तक पूरे इलाके में खूब अंधेरा रहा। सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट भी बंद करा दी गई थी। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ रोक के ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। असल में जंग के वक्त ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। इसका पर्पज दुश्मन को रिहायशी और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का पता न लगने देने के लिए होता है। मॉडर्न वॉरफेयर में हालांकि टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी ब्लैकआउट आज भी उतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि स्मार्ट बम और ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है। ब्लैकआउट की स्थिति में ये अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। फिरोजपुर में हुए ब्लैकआउट में बुजुर्गों को 1971 की जंग की याद आ गई। यहां रहने वाले एक बुजुर्ग ने कहा कि उस जंग के दौरान करीब 10 दिन तक ब्लैकआउट रहा था और उस वक्त रात का खाना भी दिन में बनाना पड़ता था, क्योंकि चूल्हा तक जलाने की इजाजत नहीं थी। ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ पूरे बर तैयार बैठे हैं। मैंने वो ज़माना देखा है जब दुश्मन का खतरा होने पर सायरन बजते थे, लोग ब्लैकआउट कर देते थे, घरों में खिड़कियों पर भी कागज़ लगाकर अंधेरा किया जाता था और किसी को पता नहीं चलता था शहर कहाँ है। लेकिन अब वॉरफेयर का तरीका बदल चुका है, ज़माना बदल गया है। कन्वेंशनल वॉर में ब्लैकआउट की काफ़ी हैसियत होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की खुली छूट दे दी है। हमारी सेना की रणनीति तैयार है, पूरा प्लान बन चुका है और पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है। सबको इंतजार है उस वक्त का जब हमारी फौज पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा देगी, और वो वक्त दूर नहीं है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की फौज खौफजदा है। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में भारत के साथ खड़ी है। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे वक्त में भी हमारे देश में कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी पर हमला करने के चक्कर में सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। आपको जानकर दुख होगा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया और उस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने पूरा दिन हेडलाइन बनाया। अजय राय ने रफाल फाइटर जेट का मजाक उड़ाया, रफाल को खिलौना बताया, उस पर नींबू मिर्च बांधकर सरकार से पूछा इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कब होगा। अजय राय ने जैसे ही बयान दिया तो पाकिस्तान ने इसे हाथों हाथ लिया और इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया। अजय राय ने जो मजाक किया सो किया, हो सकता है उससे गलती हो गई हो,
लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके बयान को सपोर्ट किया और ये काफी सीरियस बात है। तारिक अनवर, इमरान मसूद और उदित राज जैसे कांग्रेस के कई नेता अजय राय के सपोर्ट में सामने आए। सब ने कहा सरकार सिर्फ बातें कर रही है, इसलिए अजय राय ने सरकार से सवाल पूछा, इसमें गलत क्या है? आज तो सारा देश इस बात के इंतज़ार में है कि कब सरकार कार्रवाई करेगी। जो कुछ घटना हुई उसके बाद तो फौरन एक्शन होना चाहिए था। अगर आप 6 महीने के बाद कोई एक्शन लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तत्काल होना चाहिए था। देश चाहता है कि तत्काल कार्रवाई हो और इसीलिए अजय राय जी ने जो एक तरह से राफेल का नमूना पेश किया है वो याद दिलाने के लिए कि आपके पास राफेल है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपकी फौज, आपकी सेना मजबूत सेना है और उसके बावजूद भी आप कोई हिम्मत नहीं कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जो कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है वो कांग्रेस रफाल को खिलौना बताकर देश की सेना का मजाक उड़ा रही है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए ये वही कांग्रेस है जिसने मुंबई अटैक के बाद एयरफोर्स को परमिशन नहीं दी थी, जबकि वायुसेना उस वक्त भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हां, सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस राफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कहा था आप जो भी एक्शन लेंगे कांग्रेस को उसका पूरा समर्थन मिलेगा। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी इसी तरह का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने, सिद्धारमैया ने, विजय वट्टेटीदार ने बेसिर पैर के बयान दिए, तो कांग्रेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की राय फाइनल है और नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद अजय राय ने इतनी शर्मनाक बात की, जिसमें पूरा देश हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा है, उनका उत्साह बढ़ाने में लगा है, नया जोश भरने में लगा है। अजय राय जैसे नेता हमारी सैन्य शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। वो राफेल जिसके नाम से पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, उस राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के असली नेताओं की असली सोच यही है। राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर उन्हें गलती की थी, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस में ऊपर से डायरेक्शन आ जाए, उसके बाद भी लीडर उल्टे सीधे बयान देते रहें और उन्हें कोई कुछ ना कहे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। इसमें वो परिवार भी शामिल है जिनकी शादियां पाकिस्तान में हुई थी। पिछले 10 दिन में यह पता चला कि हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी शादी किसी न किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ हुई और वो पिछले कई साल से लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही थी। सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद की शादी भी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई थी। हालांकि मुनीर की वाइफ को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया है,
लेकिन मुनीर अहमद की नौकरी चली गई। सीआरपीएफ का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छुपाई थी और यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसलिए मुनीर अहमद को बर्खास्त किया गया है। लेकिन मुनीर का दावा है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उसका दावा है कि शादी से पहले ही उन्होंने 2022 में इस बात की जानकारी अपने डिपार्टमेंट को दे दी थी। इजाजत मिलने के बाद ही निकाह किया। चूंकि उनकी वाइफ को वीजा नहीं मिला, इसलिए शादी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। शादी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीआरपीएफ में जमा किए। मुनीर अहमद ने कहा वो सरकार से इंसाफ की मांग करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ये आ गया, तो मैं तो इस चीज से हैरान हूं, तो परेशान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं यही प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि एक जवान होने के नाते ही मेरे साथ इंसाफ किया जाए कि ऐसा क्यों। जब मैंने प्रॉपर चैनल 2024 में शादी कर रहा हूं, 2022 से मैं डिपार्टमेंट को लगातार सूचित करता आ रहा हूं। वो डिपार्टमेंट जानता भी, हर कॉपी मैंने उनको दी है। और ये एलटीबी की बात, ये एफआरओ कंसर्न के पास, ये मेरे पास पेपर हैं, ये आप देख सकते हैं। हैज बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए एमएचए को जा रखा है हायर अथॉरिटी के पास। तो मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पे इलीगल हुआ है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टरेट का क्लियर ऑर्डर है, सूचित मैंने किया है सीआरपीएफ को, वो क्लियर लिख रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक चीज उन्होंने मेरे डिसमिस ऑर्डर में मेंशन की है कि हमें निकाह के लिए सूचित किया। निकाह ही तो होता है शादी, वही तो की है। मुनीर अहमद अपना पक्ष बता रहे हैं, उनकी बात सुनकर उनके साथ सिंपैथी होती है। लेकिन सीआरपीएफ का दावा है कि मुनीर को बर्खास्त करने का फैसला सारे कागजात और रिकॉर्ड देखने के बाद किया गया। अब मुनीर ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, इसलिए फाइनल फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुनीर अकेले नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तानी नागरिकों की जांच हुई तो ऐसे ऐसे केस आए जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मुरादाबाद में 22 ऐसी पाकिस्तानी महिलाओं का पता चला है जो 20 साल से यहां रह रही हैं। ये महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं। इनमें से कुछ तो दादी नानी बन चुकी हैं, लेकिन इनका पासपोर्ट आज भी पाकिस्तानी है। इन 22 महिलाओं के 95 बच्चे हैं। कुछ के तो बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं और उनकी भी शादियां हो गई हैं। इन 22 महिलाओं के आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड में इनका नाम है, लेकिन ये भारत की नागरिक नहीं है। मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने कहा कि पहलगाम के हमले के बाद मुरादाबाद पुलिस एक्टिव है। लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे लोगों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। अभी यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से टोटल 22 लोग हैं और जो भी वीजा रूल्स हैं उसके हिसाब से उनकी निगरानी की जा रही है और जो भी उनकी प्रोफाइलिंग है उस हम लोगों के द्वारा की गई है। अभी हम लोग छानबीन भी कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं इस बात का पता करने के लिए कि किसी भी कंट्री का कोई भी नेशनल हमारे यहाँ विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट रह तो नहीं रहा है। अब ये बात चौंकाने वाली है, जो पाकिस्तानी नागरिक 30-30 साल से भारत में रह रहे हैं, जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बन चुके हैं, वो अब तक पाकिस्तान के नागरिक बने हुए हैं। उनके पास पाकिस्तान का ही पासपोर्ट है। अब ये कैसे हुआ, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है इसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, रिकॉर्ड चेक किए जाने चाहिए और इस तरह के लोगों के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि इतने सालों तक ये बात दबी छुपी क्यों रही। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस इलाके में पहुंची। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ली। कल ममता बनर्जी धुलियान और सुती जाएंगी। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। धुलियान के जाफराबाद में ही हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या हुई थी। ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाकर पीड़ितों से मिलेंगी और सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा देंगी। हालांकि हरगोविंद दास का परिवार जाफराबाद से कोलकाता जा चुका है।
इसे लेकर आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने हरगोविंद दास के परिवार को छुपा दिया है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि वो पीड़ित परिवारों से मिलें। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए बंगाल में नफरत फैला रही है और वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। Instead of doing the communal violence, please take care about the border. Please take care about India. We love India. India is our motherland. Please save India from any disaster. Please give justice to the people who have lost their dear ones. Don't play dirty politics or nasty politics. I am the last person to tolerate all this nasty and dirty politics. हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर सवाल उठाए। राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी इतने दिन बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही हैं, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने दंगा कराया, मुर्शिदाबाद में हरगोविंद और चंदन दास को खून कराया, वो जा रहा है। अरे क्या बात है, सब लोग जानते हैं। मुर्शिदाबाद का सारे हिंदू परिवार को मालूम है इस दंगा कराया ममता बनर्जी। इस दंगा को रोक सकते थे ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने कराया इसको। आज इतना दिन बाद क्यों जा रहा है? सिर्फ आई वॉश करने के लिए जा रहा है, हिंदू वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए जा रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची, इसलिए बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। बंगाल का दुश्मन ममता बनर्जी है, उनकी सरकार है, उनका तुष्टीकरण का राजनीति है। यहाँ तो 355 लगा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन के द्वारा बीजेपी सत्ता में आने नहीं चाहता है। बीजेपी चुनाव करके आएगा। जब चुनाव का दौरान इलेक्शन कमीशन को ये जो ममता एडमिनिस्ट्रेशन है इसको न्यूट्रलाइज करने के ईसीआई को इलेक्शन का दौरान राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, नहीं तो यहाँ वोट नहीं होगा। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है वोट डालने नहीं देगा। असल में कल ही बंगाल के गवर्नर ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी भी इस तरह की बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बात बात में राष्ट्रपति शासन की बात करना भी ठीक नहीं है। ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीती थी, पॉपुलर लीडर हैं। उनसे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो नियम कानून है, संविधान में आज की जो व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना आसान भी नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें आई। पहली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी है। आज यह तय हो गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ फाइल की गई पिटीशन पर अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई की बेंच सुनवाई करेगी। आज इन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमने सरकार के हलफनामे को देखा है, लेकिन ठीक से अभी नहीं देख पाए हैं। कोई भी आदेश पारित करने से पहले इस पर लंबी सुनवाई की जरूरत है, इसलिए इस पर कोई इंटरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद सुनवाई को 15 मई तक के लिए टाल दिया गया। असल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, इसलिए अब अगले चीफ जस्टिस BR गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस गवई 14 मई को चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे और इसके बाद 15 मई को यह मामला जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगेगा। दूसरी बड़ी खबर यह कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने के मामले में जांच पूरी हो गई है। 3 जजों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी घर में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो मौके से भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए।
इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 3 मेंबर्स की कमेटी ने अपनी जांच में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया है। अगर ये बात ठीक निकली तो जस्टिस जसवंत वर्मा का जज बने रह पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अगर जांच में लगे आरोप सही साबित हुए तो उनसे तुरंत इस्तीफा देने को कहा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। ये तो हम सब जानते हैं कि मई के महीने में आमतौर पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, बारिश, तूफान, ओलों ने लोगों को हैरान भी किया है और परेशान भी। दिल्ली एनसीआर में भी आज दिन भर बादल छाए रहे, हल्की बारिश भी हुई और देवभूमि उत्तराखंड में तो बारिश और ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। चमोली में टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला गया है। मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा में पूरी सावधानी बरतें, पूरी तैयारी के साथ आएं और नदियों से दूर रहें। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई। मसूरी के केम्प्टी फॉल में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। वाटरफॉल से पहाड़ से मिट्टी और चट्टानें नीचे गिर गई। अच्छी बात यह रही कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, इसलिए वक्त रहते टूरिस्ट को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और तूफान के साथ ओले पड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना है। सिर्फ अच्छी बात है कि यहां पर AQI बहुत अच्छा हो गया है, पॉल्यूशन कम है। और चलते चलते आपको बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के पहले दर्शन करा देता हूं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी ने आकार ले लिया है। हालांकि यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन कुछ लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही अमरनाथ पहुंच गए। ये तस्वीरें उन्हीं श्रद्धालुओं ने खींची हैं। ऑफिशियली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्रांजिट कैंप में जाकर यात्रा की तैयारियों का रिव्यू किया। अभी तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये संख्या अभी और बढ़ेगी। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी।